हेलो डियर स्टूडेंट, मैं दिनेश शर्मा आपकी यूट्यूब की नई क्लास लेके आया हूँ। आपने कक्षा 11 की कक्षा में आपको जो पिछले वीडियो में हमने बताया था वो एक सम्मिश्र संख्या का चैप्टर था, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का एक चैप्टर था। उस कॉम्प्लेक्स नंबर की अभी कुछ बातें आपको बताई गई थी, कुछ अभी शेष रह गई थी। उन्हीं शेष बातों को बताने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो पिछले वीडियो में आपने सम्मिश्र संख्याओं की क्या स्थितियां होती है, कौन सी सम्मिश्र संख्याएं होती हैं, किन किन से मिलके बनी होती हैं और उनकी कोणांक और मापांक क्या होते हैं, ये कैसे निकाले जाते हैं, इनके विषय में हमने आपको बताया था। और उसी से आधारित आपको उन संख्याओं के ध्रुवीय रूप के विषय में भी थोड़ी सी जानकारी दी गई थी। उसी के आगे हम आपको ले चलते हैं। ध्रुवीय रूप की कुछ और शर्तें हैं जिन पर कुछ की चर्चा जो हमने कर रखी थी, कुछ बाकी बातें रह गई थी, उनकी चर्चा करते हैं। और उसके आगे हम कोई द्विघात समीकरण को सम्मिश्र संख्या द्वारा कैसे हल करा जाता है उसके विषय में आपको बताया जाएगा। और किसी भी सम्मिश्र संख्या का हम वर्गमूल कैसे निकालते हैं इस विषय में आपको जानकारी दी जाएगी। और जिसे वर्गमूल तो आप जान गए, घनमूल के विषय में भी आपको यहाँ कुछ जानकारी दी जाएगी। तो सारी चीजों की जानकारी एक साथ तो दी नहीं जा सकती क्योंकि वीडियो फिर बहुत बड़े हो जाएंगे। ठीक, आपको भी पढ़ने में थोड़ा सा मजा नहीं आएगा, हमको भी बताने में थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो जाएगा, बोरिंग भी हो जाएगा आपके लिए। तो वीडियो थोड़ा छोटा करते हैं और सारी चीजें ना बता के मेन टॉपिक को लेकर के हम इस वीडियो को तैयार कर रहे हैं। इससे आप अपनी बुक की सहायता से और अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने बुक के माध्यम से और इस वीडियो के माध्यम से आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। थोड़ा सा खुद सेल्फ पढ़ाई करिए और थोड़ी हमसे मदद ले लीजिए और आपकी एक्सरसाइज हल हो जाएगी। जो भी समस्याएं हों उनको आप बताते जाइए। ठीक है, चलिए फिर आपको आज लेते हैं हम। सबसे पहले आपको हम बताते हैं ध्रुवीय रूप, क्योंकि एक दो एग्जाम्पल हमने पिछली कक्षा में दिए थे। चलिए अब हम आपको अगली कक्षा में ले चलते हैं और आपको इसका वीडियो बताते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर हम इसको। तो ध्रुवीय रूप ले जाने के लिए हमको क्या करना होगा वो देखते हैं। तो जैसे हमने एक छोटा सा सवाल ले लिया, किसी भी ध्रुवीय रूप को बदलना हो तो हमने ले लिया एक, तो समझ रहे हो ना क्या बताना जा रहा है, हम आपको ध्रुवीय रूप के विषय में जानकारी दे रहे हैं। तो जैसे 1 - i हमने एक फलन ले लिया, एक हमने सम्मिश्र संख्या ले लिया 1 - i, और इस सम्मिश्र संख्या को आपको ध्रुवीय रूप में बदलना है। यानी क्या करना था, इस सम्मिश्र संख्या को ध्रुवीय रूप में बदलना है। और जब भी किसी सम्मिश्र संख्या को हम ध्रुवीय रूप में बदलते हैं तो क्या करते हैं, तो उसके लिए हम करते थे r cos थीटा प्लस ri sin थीटा। ये हमारा होता है सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप। यानी इस रूप में हमको इस मान को बदल के लाना है। अब इस मान को इस रूप में बदलने के लिए हमको चाहिए क्या का, एक तो r का मान चाहिए और दूसरा हमको थीटा का मान चाहिए। तो हम r और थीटा के मान प्राप्त करते हैं। अब r और थीटा के मान लाते कैसे, हम लाए कहां से इनको, तो इनके विषय में हम बताते हैं आपको। तो करते क्या है, यहाँ हमारी ये एक वास्तविक संख्या है और ये आपकी एक काल्पनिक संख्या है। इधर आपकी ये एक वास्तविक संख्या है और ये आपकी एक काल्पनिक संख्या है। ये बात आपको अच्छे से पहले से पता है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं इसकी वास्तविक और काल्पनिक गुणांकों की तुलना करा लेते हैं। यानी इनकी तुलना हम कराएंगे, इन वास्तविक और काल्पनिक गुणांकों की तुलना हम करा लेते हैं। तो अब इधर देखते हैं, तो वास्तविक भाग हमारा क्या था, तो r cos थीटा था। तो r cos थीटा का मान इधर वास्तविक भाग आपका 1 है, तो 1 आ गया। इधर आपका काल्पनिक भाग क्या था, r sin थीटा था, और इधर आपका काल्पनिक भाग क्या था, -1 था। क्योंकि i का गुणांक ये है r cos थीटा, यहाँ i का गुणांक आपका -1 है।
तो ये आपका वास्तविक हो गया, ये आपका काल्पनिक हो गया। अब हमको आर और थीटा के मान निकालने हैं। आपके पास दो इक्वेशन मिल गए हैं और इन्हीं दोनों की मदद से हम आर और थीटा के मान प्राप्त करेंगे। कैसे निकालते हैं वो आप समझिए जरा। सबसे पहले तो हम समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग कर देते हैं, तो हमें यहां से थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। आर साइन थीटा अपान आर कॉस थीटा -1 अपान 1। आर आर आपका कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया आपका टेन थीटा, और टेन थीटा इक्वल -1 आया। अब समस्या ये है कि ये कोण कितने का है। अब ये कोण हमारा 135 अंश का भी हो सकता है और भी किसी का हो सकता है, जैसा कि हमने देखा था कहाँ पे, कक्षा 11 में ही हम पढ़ेंगे अभी त्रिकोणमिति में। त्रिकोणमितीय समीकरण से थीटा के कई मान हमको प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो अब यहां से थीटा का मान क्या होगा इसको जानने के लिए हम सबसे पहले इस पे आते हैं। ठीक है, तो ये देखते हैं कि जो हमारा प्रतिबंध था वो क्या था, ये मान था हमारा। अब ये मान हम देखते हैं कि पहला मान तो हमारा धनात्मक है, दूसरा मान हमारा ऋणात्मक है। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये पहला धनात्मक है और दूसरा ऋणात्मक है, तो ये होगा किस चतुर्थांश में हमारा मान। तो हमने पहले एक चीज बताई थी तुमको कि जब भी किसी सम्मिश्र संख्या को हम ध्रुवीय रूप में निर्देशांक रूप में या कार्तीय रूप में परिवर्तित करते हैं, तो जो वास्तविक मान होता है वो x का होता है, जो काल्पनिक मान होता है वो y का होता है। तो अगर इसकी निर्देशांक हम देखते हैं तो x बराबर आपका आ रहा है 1 और x बराबर आपका आ रहा है 1 और y बराबर आपका आ रहा है -1, यानी निर्देशांक आपको क्या मिल रहा है 1, -1। अब 1, -1 निर्देशांक किस चतुर्थांश में आता है ये आपको अच्छे से पता है। तो ये हमारा किस चतुर्थांश में आ रहा है, तो ये हमारा आ रहा है पहला प्लस का, दूसरा माइनस का, यानी ये हमारा चौथे चतुर्थांश का कोण है। अगर ये चौथे चतुर्थांश का कोण है तो अब हम टैन में देखते हैं कि चौथे चतुर्थांश में इसका मान क्या होगा, तो वही मान हम यहाँ से निकालते हैं। तो किस चतुर्थांश में है ये जांच कर लेते हैं, उसी का ये कोण रखेंगे। अब जैसे हम यहाँ रख देंगे, अभी आप यहाँ रख देते -1, आपको पता था 135 का मान होता है। ठीक है, तो अगर ये 135 का मान होता तो ये द्वितीय चतुर्थांश में होता, जबकि हमारा कोण कहाँ पे है, हमारा कोण है आपका चौथे चतुर्थांश में। तो ये कोण किसका है, अब चौथे चतुर्थांश में जाते हैं तो ये देखते हैं कि ये कोण किसका है, ये 45 का है। और चौथे में अगर जाते हैं तो चौथे का मतलब हो गया 360 माइनस थीटा। अगर 360 में हम थीटा को घटाते हैं, थीटा का मान हमारा कितना था 45 था, यानी tan एक मान किसका होता है tan 45 का होता है। तो ये एक मान tan 45 को हुआ, ये माइनस में है, तो 45 माइनस किस में, चौथे में आते हैं, चौथे में tan ऋणात्मक होता है, तो वहां से हम इसका मान निकालेंगे। अब 360 में अगर हम 45 घटाते हैं तो हमारा बचता कितना है 315, यानी ये थीटा का मान कितना बन रहा है tan 315, यानी tan थीटा बराबर हम इसको लिख सकते हैं tan 315 डिग्री, इतना लिख सकते हैं। अब अगर आप इसका मान रखोगे तो फिर यही आएगा। अगर आप हम इसको रखेंगे 360 माइनस 45, ठीक है, तो 360 माइनस 45 यानी tan 45 हो गया, और tan 45 का मान कितना होता है -1 हो गया। अब चौथे चतुर्थांश में इसलिए tan का मान ऋणात्मक होगा तो -1 ही आएगा। तो ये बात आपको ठीक से समझ लेनी है कि जो हमारा सम्मिश्र संख्या दी गई है वो किस चतुर्थांश में है, उसी चतुर्थांश का आपको कोण रखना है, अन्यथा आपका सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, 315 आ गया। अब आप इसको रेडियन में बदलना तो जानते हो, आप 315 को रेडियन में बदल लो, और किसी भी कोण को रेडियन में बदलने के लिए पाई से गुणा करते हैं और 180 से भाग कर देते हैं। इसको काट लेते हैं, तो 5 तिया 15 बच गया 3, 5 6 का 30, 5 6 का 30, 5 तिया 15, इतना आ गया। अभी 3 से देखो फिर ये कट जाएगा, 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 1 3, अभी फिर देखो ये 3 से कट जाएगा, 3 चौको 12, 3 7 21, यानी क्या आ गया आपका 7 पाई/4,
ये क्या मिल गया आपको, टेन थीटा बराबर टेन 7π/4। ठीक, समझ पाए, ये समझ पाए। तो ये आपका आ गया कोण, तो थीटा बराबर आपका मिल गया 7π/4। ये तो आपका थीटा की वैल्यू मिल गई। अब मान किसका निकालना था, तो इस चीज को आप पहले अच्छे से समझ लीजिए, किस चतुर्थांश में हमारा ये समित संख्या है, उस हिसाब से उसका कोण आप डाइवर्ट कर ले, ये बन गया। दूसरी चीज हमारी थी, ये तो थीटा का मान अभी हमने प्राप्त किया, अब हम यहाँ से आर का मान निकालेंगे। अब यहाँ से आर का मान कैसे निकालेंगे, तो ये समीकरण नंबर 1 थी, ये समीकरण नंबर 2 थी, बस अब इन दोनों समीकरणों को हम कैसे हल करेंगे, तो दोनों का वर्ग करके हम जोड़ लेंगे, यानी समीकरण नंबर 1 का वर्ग करेंगे प्लस समीकरण नंबर 2 का वर्ग करेंगे और इनको जोड़ लेंगे। तो इसका वर्ग कर लेंगे तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होगा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा बराबर 1 का स्क्वायर होगा प्लस माइनस 1 का स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ से आर स्क्वायर आपको कॉमन मिल जाएगा, तो आपका आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1 + 1 आर स्क्वायर, इसका मान आपको पता है 1 होता है, बराबर 2 आ गया, तो आर स्क्वायर बराबर आपका आ गया 2, तो आर बराबर आ गया आपका √2। आर का भी मान मिल गया और थीटा का भी मान मिल गया, और ये दोनों मान आप यहाँ पे अप्लाई करा दीजिए, आपका समिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप मिल जाएगा। यानी यहाँ पे मान रखते हैं, आर का मान रख लेते हैं √2 और कॉस थीटा का मान था 7π/4 प्लस आर का मान था √2 × I × साइन 7π/4। ठीक है, अब इससे √2 हम कॉमन ले लेते हैं, तो आ जाता है cos 7π/4 प्लस √2 × I साइन 7π/4। ये आपका किसी भी समिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप है। जो सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि इसका कोण क्या है, इसको अगर आपने सही से नहीं दिखाया तो फिर आपका गलत हो जाएगा। अगर अब आप इसका मान तोड़ के रखेंगे तो फिर से आपका यही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये बात आपकी क्लियर हुई। तो इस तरह से हम किसी भी समिश्र संख्या को ध्रुवीय रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चीज हम यहाँ पे देखते हैं, किसी भी समिश्र संख्या का हम वर्गमूल कैसे प्राप्त करते हैं या द्विघात समीकरण को हम कैसे समिश्र संख्या की सहायता से हल करते हैं। ठीक है, तो अब हम आपको बताते हैं किसी भी समिश्र संख्या को वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है, वो चीज आपको आज बताते हैं। थोड़ी थोड़ी सी चीजें यही आपको अच्छे से सीखनी है, तभी आप अच्छे से काम कर पाओगे। तो देखते हैं, जैसे हमें किसी भी समिश्र संख्या का एक वर्गमूल निकालना हो तो हम कैसे वर्गमूल किसी संख्या का निकालते हैं। जैसे आपका दे दिया गया, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं 3 + 4i। ठीक है, तो एक एग्जांपल समझाएंगे आपको, इसको अच्छे से समझना, बाकी सारे सवाल आपको इसी तरह से हल करने। ठीक है, क्योंकि ज्यादा सवाल बताने का मतलब ज्यादा बड़ा वीडियो बनाना है। तो 3 + 4i बराबर हमें इसका क्या करना था, वर्गमूल ज्ञात करना था। आपसे मिल गया, कैसा भी मिल गया, 3 मिल जाएगा प्लस 4i अलग मिल जाएगा, आपको सिर्फ i मिल जाएगा, इसका वर्गमूल निकालना होगा। प्रोसेस पूरा वही होगा जो इस सवाल का होगा, जो बताने जा रहे हैं। ठीक है, इसको अच्छे से समझिए जरा। तो क्या बनना है आपका, 3 + 4i, इसका वर्गमूल आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो जो भी संख्या है हमारी, जैसे दिया 3 + 4i, इसका वर्गमूल निकालना है, तो हमने मान लिया इस संख्या का वर्गमूल है a + ib। हमने मान लिया कि इस संख्या का ये क्या है, वर्गमूल। अगर इसका ये वर्गमूल है तो इस पर रूट होना चाहिए था। क्लियर, क्योंकि इसका वर्गमूल निकाल ले, वर्गमूल का मतलब रूट होना चाहिए था। हमने मान लिया कि इसका रूट कितना है, a + ib, ये हमने माना है। ठीक है, तो हमने मान लिया इसका वर्गमूल इतना है, तो ये हमने मान लिया। अब इसी को हम हल करके यहां से अगर a और b के मान प्राप्त कर लें,
अगर हम इसको हल करके ए और बी के मान निकाल लें तो हमें क्या मिल जाएगा, ए और बी के मान, वो यहाँ रख देंगे तो इसका वर्गमूल मिल गया हमको। बस सिंपल सा सवाल। समझिए जरा इसको। क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग कर दो तो √3 + 4i का होल स्क्वायर बराबर a+ib का होल स्क्वायर। जब आप इसका वर्ग करोगे तो इसका रूट हट जाएगा तो बचेगा क्या आपका 3 + 4i बराबर, इसका सूत्र खोल लो, a² + i² b² + 2abi। ठीक है, बन गया। मान रख दीजिए जरा यहाँ 3 + 4i = a² i² का मान आपको पता है -b², -1 होता है। अगर -1 यहाँ रखते हैं तो -b² हो जाएगा। क्लियर, +2abi। दोनों पक्षों के वास्तविक और काल्पनिक गुणांकों की तुलना करा लेना है। ठीक है, सारे सवाल आपको ऐसे ही करना है। जो भी समी संख्या लेनी हो उसका a+ib के रूप में मान लेना है, दोनों का वर्ग कर लेना है, वर्ग करने के बाद इसको सरल कर लेना है तो सारे प्रतिबंध हमारे ऐसे ही मिलेंगे। फिर उसके बाद वास्तविक और काल्पनिक गुणांकों की तुलना करा लेंगे। तो इसकी तुलना करा लो, a² - b² = 3 आ गया। इसी तरह से काल्पनिक भाग आपका आ गया 2ab = 4। ये वास्तविक भाग हो गया, ये आपका काल्पनिक भाग हो गया। आई वाले काल्पनिक, बाकी जो संख्या है वो वास्तविक। अब इन समीकरणों को हल करके हम ए और बी के मान निकाल लेते हैं। अब इनको पूछोगे हल कैसे करेंगे, तो हल करने के लिए आपको एक छोटा सा प्रतिबंध बताते हैं। एक हमने सूत्र सीखा था, a + b का होल स्क्वायर बराबर a - b का होल स्क्वायर + 4ab। शायद याद हो आपको। बस थोड़ा सा अंतर है, यहाँ स्क्वायर माइनस b² आ गया तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ दोनों की स्क्वायर लगा लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, यहाँ भी स्क्वायर कर लेते हैं। अब कोई दिक्कत नहीं हुई। यहाँ भी देखो हमको इसका मान मालूम है और इस वैल्यू का भी मान मालूम है तो यहाँ रख देंगे तो हमें इसका मान मिल जाएगा। चलिए रखते हैं यहाँ पे। तो हमारा बन गया a + a² + b² का होल स्क्वायर इक्वल a² - b² का मान हमारा था 3, तो यहाँ 3 रख के इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस 2ab का मान था 4, यहाँ 4a² b² है, यानी ये क्या लिखा है 2ab का होल स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे 2ab का होल स्क्वायर। चाहे ये वैल्यू रख दे चाहे ये रख दें। अब इसका मान अगर हम रखते हैं तो इसका मान हमारा आएगा 2ab का मान 4 है, यानी 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं तो a² + b² बराबर का होल स्क्वायर इक्वल 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 16 9 25, यानी a² + b² का होल स्क्वायर बराबर 25। तो a² + b² बराबर, इसको स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट लगाएगा, मान आ जाएगा 5, यानी a² + b² का मान मिल गया 5। ये बन गई समीकरण नंबर 3 हमारी। अब समीकरण 3 बन गई और समीकरण फर्स्ट को दोनों को हल करके हम a और b के मान प्राप्त कर लेंगे। तो a² + b² = 5 और a² - b² = 3। a² हो गया आपका 2a² बराबर 5 3 8, a² = 4, a बराबर आ गया √2। ठीक है, अब ये आएगा प्लस और माइनस दोनों में, a का मान मिल गया। अब a की वैल्यू आप किसी में भी रख दीजिए, समीकरण 1 2 3 किसी में रख दीजिए, b का मान निकाल लीजिए। तो a² का मान 4 आया था, हम समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं a² का मान 4 प्लस b² = 5, b² = 5 - 4,
बी स्क्वायर इक्वल 1, तो बी बराबर √1, बी बराबर आया ±1। तो ए और बी दोनों के मान देखो हमको यहाँ से प्राप्त हो गए। कैसे प्राप्त किया वो आपको समझना है। यानी कोई भी सभी संख्या है उसका वर्गमूल निकालना है तो सबसे पहला काम हमको a + ib के रूप में लेंगे, उसको दोनों पक्षों का वर्ग करके इस तरह से प्रतिबंध बना लेंगे हम a स्क्वायर b स्क्वायर और 2ab के मान निकाल के। फिर इस प्रतिबंध की सहायता से हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान प्राप्त करेंगे, उससे a और b के मान निकालेंगे। जो भी हमारे a और b के मान मिले उन मानों को a और b की जगह पर स्थापित कर दीजिए, आपकी वर्गमूल मिल गया। a का मान मिला हमारा ±√2 प्लस i का मान i रहेगा, b का मान ±1, तो यहाँ भी आप ±1 लगा लीजिए, तो आपका मान आ गया प्लस माइनस आपका बाहर हो गया √2 प्लस i। ये आपका इस संख्या का वर्गमूल हो गया। क्लियर? अच्छे से समझ लेना, इसको दोबारा समझ लेना, वीडियो को पॉज कर करके समझ के आप रखें लगाइए और समझिए। इस तरह के बहुत सारे, अब अगर यही संख्या सिर्फ हमारी 3 बराबर इसका वर्गमूल पूछता तो भी हम यही प्रतिबंध लगाते, बस काल्पनिक संख्या का गुणांक हमारा 0 होता, ये होता तो वास्तविक संख्या का गुणांक हमारा 0 होता। बस करना आपको बस ऐसे ही है, ठीक है। तो ये थी वर्गमूल निकालने की विधि। इसकी 60 टिकें भी होती हैं, लेकिन वो आपको यहाँ नहीं समझनी है, आपको इसी विधि से करना है। जब आपकी ऑफलाइन क्लास चलेगी तो मैं इसकी और भी तरीके बताऊंगा किस तरह से वर्गमूल निकाले जाते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं हम, किसी भी क्रमिक संख्या से हमको x और y के मान निकलवाता है, कहते हैं इनके x और y के मान बताओ। समीप संख्या आपको दे देगी और कहेगा इससे मान निकालो इसका। कैसे? जैसे आपको एक सवाल हमने दे दिया x + iy इंटू x 2 - 3i बराबर 5 + i, ऐसे दे दिया। आपसे कह दिया x और y के मान निकालो, ये तो यार तुम कर लोगे। अब पूछो कैसे? यार इसको गुणा करा लो और इधर संख्या रखी है, दोनों के वास्तविक और काल्पनिक गुणांकों की तुलना करा लो। जब तुलना हो जाएगी तो x y के समीकरण बन जाएंगे, उनको हल करके x y के मान निकाल लो। देखो कैसे गुणा करा लो इसको, तो 2x - 3ix + 2yi - 3yi² बराबर 5 + i, है ना। इसको सरल कर लेते हैं, तो 2x i² का मान -1, ये -1 हो गया, तो आपका बचा -3y। इनसे i आप कॉमन ले लीजिए, -i कॉमन ले लिया तो बच गया 3x + 2y बराबर 5 + i। बात समझ गए होगे? यानी वास्तविक भाग हमने एक साथ रख लिए, काल्पनिक भाग हमने एक साथ कर लिए, दोनों के गुणांकों की तुलना करा लीजिए। यानी 2x - 3y = 5 आ गया, और दूसरी समीकरण आपकी बन गई 3x + 2y = -1, क्योंकि ये माइनस का था ये प्लस का था, इसलिए हमने इसको माइनस कर दिया। तो ये समीकरण नंबर 1 बन गई, ये समीकरण नंबर आपकी 2 बन गई। अब इन दोनों समीकरणों को हल करके आप x और y की वैल्यू ज्ञात कर सकते थे। यही आपको इस चैप्टर में करना था, यानी इस सवाल में करना था। तो ऐसे सवाल भी आप कर लोगे, ठीक है। अब इस सवाल को मैं छोड़ रहा हूँ आप लोगों के लिए। इसको x और y के मान तो आप निकाल सकते हो, आसानी से इनको हल कर लीजिए और x y की वैल्यू ज्ञात कर लीजिए, ठीक है। अगले टॉपिक पे आते हैं। तो अगर किसी द्विघात समीकरण को आपको हल करना हो और समित संख्या की मदद लेनी हो तो उसको आप कैसे हल करोगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। मान लीजिए आपकी कोई एक समित संख्या एक द्विघात समीकरण दे दिया और उस द्विघात समीकरण को करा इसको हल करिए और उसके हल गुणनखंड संभव नहीं है। जैसे एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, जैसे 2x² + x + 1 = 0। हमने एक समीकरण ले लिया कि दो घात समीकरण।
और आपसे कह दिया इस दो घात समीकरण को हल करिए। अब इसके गुणनखंड आप बनाएंगे। अब गुणनखंड बनाएंगे तो आपके गुणनखंड बन नहीं रहे, 2 × 2 2 के गुणनखंड जिनका योग 1 हो, ऐसा संभव नहीं है, नहीं है। तो फिर करें क्या फिर इसको? तो फिर हमारे पास एक ही चीज है, आप सब लोग पढ़े हो कि इसको धराचार से हल करेंगे, तो इसकी धराचार से हल कर लेते हैं इसको, बस वही एक तरीका हमारे पास, उसी से हम इसको हल कर लेंगे। तो जैसे हमने इसकी तुलना करा लिया, ax² + bx + c = 0, ये तो करते थे, वही करना है, तुलना करा लो। a = 2, b = 1, c = 1। धराचार का सूत्र होता था x = b ± √b² - 4ac/2। ठीक है, सबकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। -b तो -1 ± √b² 1 का वर्ग 1 - 4a का मान 2, c का मान 1/2, a का मान 1। -1 ± √1 - 4 दूनी 6 के 6/2 -1 ± √−5/2। तो ये x का मान मिला। अब यहाँ पे देखते हैं कि -5 मिला, जो एक काल्पनिक मान है। हमने पहले ही बताया था कि अंडर रूट में अगर कोई संख्या ऋणात्मक आती है तो एक काल्पनिक संख्या होती है। तो ये काल्पनिक संख्या आ गई। अब इसको कैसे हल करते हैं वो देखते हैं। तो अगर हम लिख ले x = -1 ± √5 × -1/2, -1 ± √5 × √-1 का वैल्यू होती है i/2, जो कि आपको पता है। तो आपका मान आ गया -1 ± √5i/2। ये देखो आपका एक श्रमिश्र संख्या हमको मिल गई। अब यहाँ से x की 2 मान मिले, एक प्लस का एक माइनस का। तो इस तरह से आप किसी भी श्रमिश्र संख्या का हल निकाल सकते हैं, जो कि एक हम कोई द्विघात समीकरण को हल करके हम श्रमिश्र संख्या के रूप में भी x के मान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको एक छोटा सा टॉपिक और लेंगे, क्योंकि वीडियो हमारा बड़ा हो रहा है। छोटा सा टॉपिक और लेंगे, आज हमको इस टॉपिक को फिनिश भी करना है। जो भी सवाल आपको नहीं आ रहे हैं या जो भी दिक्कत आ रही है, आप कमेंट में आके मुझे कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अच्छे से जो भी वीडियो आता है आप तुरंत उसको सीखिए, पढ़िए। ठीक है, तो आप इसको देखिए। आपको मैं बता रहा हूं किसी भी संख्या का घनमूल कैसे निकालते हैं, वो भी श्रमिश्र संख्या का। यानी श्रमिश्र घनमूल का क्या मान होता है। जैसे आपसे कह दिया गया कि x के श्रमिश्र घनमूल के कितने मान होंगे, यानी x³ के कितने मान संभव है, यानी इकाई घनमूल के कितने मान संभव है, किसी इकाई घनमूल के क्या क्या मान हो सकते हैं, उसके विषय में थोड़ी सी जानकारी देंगे। आप बहुत आसान सवाल है, छोटे छोटे सवाल है, आप अच्छे से सीख लेंगे। कैसे, देखिए, जैसे आपसे कह दिया गया इकाई घनमूल क्या होता है, इसके विषय में हमको बताइए। तो जो इकाई घनमूल हमारा होता है वो क्या होता है। जैसे हमने मान लिया इकाई घनमूल कह रहा है, यानी x = घनमूल 1, ये बात कही आपसे। इसका वैल्यू निकालनी थी x की क्या होगी। अब घनमूल का मान निकालना होगा, एक का घनमूल क्या होगा, एक ही होगा। नहीं, और भी हो सकते हैं, क्योंकि घनमूल करा तो 3 मान निकलेंगे। या हम ऐसे भी कह सकते थे, घनमूल हटाते तो यहाँ x³ लगा लेते और 1 लिख लेते। ये दोनों ही की बात है। अब यहाँ से x की घात 3 है तो x के 3 वैल्यू मिलेंगे। आपसे कहा जाए तो x = 1 बता दोगे, जबकि एक मान तो होगा ही होगा, और भी 2 वैल्यू होंगी, क्योंकि x की 3 घात की समीकरण है। और अगर 3 घात की समीकरण है तो इसके हमें 3 मान प्राप्त होंगे। अब वो कैसे प्राप्त होंगे वो आपको मैं बता रहा हूँ, कौन कौन से होंगे वो भी आप समझ लीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं। इस x1 को इधर ले आओ, x³ - 1 = 0। इसके फैक्टर बना लो या क्यूब कर लो। x - 1 x² + x + 1 = 0।
ये सूत्र होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी प्लस ए बी हुआ, रख गया। अब एक गुणनखंड ये बना, एक गुणनखंड ये बना, इसको जीरो कर लेते हैं तो x माइनस वन इक्वल जीरो, जहाँ x बराबर वन, एक मान आपका x बराबर वन मिल गया, बाकी दो मान हम यहाँ से प्राप्त कर लेंगे। कैसे? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बराबर जीरो। अभी हमने आपको द्विघात समीकरण के गुणनखंड सिखाए, बस अब इसके गुणनखंड तो होंगे नहीं, एक एक इनका योग एक हो ही नहीं सकता, तो फिर हम इसमें धराचार का प्रयोग करेंगे, यानी इसकी तुलना करा लेंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो, ए बराबर एक आया, बी बराबर एक आया, सी बराबर एक आया, तीनों वैल्यू निकाल लिया हमने ए बी सी की। अब यहां से हम इसको हल कर लेते हैं। x बराबर सूत्र हमारे पास क्या है, माइनस बी, बी का मान क्या है आपका वन, तो माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। अभी सूत्र बताया था इसलिए हम सूत्र नहीं लिख रहे, सीधे मान अप्लाई करा रहे हैं। तो बी स्क्वायर यानी वन का स्क्वायर माइनस फोर, ए का मान एक इंटू सी का मान भी एक अपॉन टू ए, एक्स बराबर माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट वन माइनस फोर अपॉन टू, एक्स बराबर माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट माइनस थ्री अपॉन टू, मिला। चलिए एक्स इक्वल माइनस वन प्लस माइनस, फिर देखो वो यहाँ आ गया अंडर रूट माइनस थ्री, इसको लिख लेंगे अंडर रूट थ्री, माइनस वन को अंडर रूट के अंदर आई लिख लेंगे अपॉन टू। एक्स के दो मान मिल गए, एक एक्स का मान मिला माइनस वन प्लस अंडर रूट थ्री आई अपॉन टू, एक एक्स की मान मिली माइनस वन माइनस अंडर रूट थ्री आई अपॉन टू। ये एक्स के दो मान और मिले, तो एक्स के हमको यहाँ से कितने मान मिल गए, हमको एक्स के यहाँ से तीन मान मिल गए। ये हमारे इकाई के घनमूल होते हैं, यानी एक मान ये, दूसरा ये, तीसरा ये। इन्हीं को हम, जो इकाई के घनमूल होते हैं, इन्हीं को हम ओमेगा से व्यक्त करते हैं, यानी ओमेगा क्यूब बराबर कितना होता है, आपको अगर लिखना हो तो ओमेगा क्यूब बराबर वन होता है, ठीक है। ये इकाई के घनमूल होते हैं। अब यहाँ क्यूब ओमेगा के तीन मान मिलते हैं। अब तीन मान जो मिलते हैं वो क्या होते हैं, उनके क्या प्रतिबंध होते हैं, इनका डेरिवेशन आज हम नहीं बता रहे हैं, फिर किसी दिन किसी वीडियो में इसका डेरिवेशन दे देंगे। जैसे ओमेगा क्यूब का मान क्या होता है, वन होता है, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर जीरो होता है। अब यहाँ से हम आप इसको ट्रांसफर करके हम अलग अलग मान निकाल सकते हैं। वन प्लस ओमेगा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर माइनस ओमेगा, या ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर माइनस वन। इस तरह से हम अलग अलग वैल्यू इसकी दे सकते हैं, ठीक है। ओमेगा क्यूब का मान क्या होता है, मैक्सिमम मान आपका ये होता है, और इस तरह से हम इनको ट्रांसफर करते रहते हैं। तो ये हो गए हमारे ओमेगा के मान। अभी हमने जो मान निकाले थे, तीन मान निकाले थे, तो तीन मान निकाले थे, एक निकाला था वन प्लस अंडर रूट थ्री आई अपॉन टू, दूसरा मान निकाला था माइनस वन माइनस रूट थ्री अपॉन टू। तो ये हमने दो अलग अलग वैल्यू निकाली थी। वही प्लस वाली वैल्यू आपकी ओमेगा की होती है, माइनस वाली वैल्यू आपकी ओमेगा स्क्वायर की होती है। तो ये दो तीनों शर्तें, इन्हीं से आपको सवाल लगाना है। अब किस टाइप के सवाल आपको मिलेंगे वो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। जैसे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आपको मिल गया ओमेगा वन प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ऐसा सवाल आपको एक मिल गया, बराबर सिद्ध करा लिया कि सिद्ध करो माइनस दो। कैसे इसको हल करते हैं, बस इनके मान इन्हीं से निकाल के यहाँ पे अप्लाई करा लेते हैं। कैसे वो समझिए। देखो वन प्लस ओमेगा लिखा है यहाँ, अब वन प्लस ओमेगा का मान कितना है हमारे पास, माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ कितना रख सकते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर, यानी ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा माइनस टू ओमेगा स्क्वायर। इसका इससे मल्टीप्लाई करा लेते हैं तो माइनस टू ओमेगा क्यूब।
ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो आपका का मान मिल गया -2 × 1 बराबर -2। ये आपको प्रूव करना था। इसी तरह के बहुत सारे सवाल आपको मिलेंगे। मान लीजिए आपको कहीं मिल गया ओमेगा की पावर 6 प्लस ओमेगा की पावर 3, इस तरह की वैल्यू मिल गई, या ओमेगा की पावर 6 का मान क्या होगा, तो इसको हम तोड़ लेंगे क्यूब में। इसको हम लिख सकते थे ओमेगा क्यूब का होल स्क्वायर। अब ओमेगा क्यूब का मान 1 होता है, यहाँ 1 रख लेंगे, बाकी मान इसको तोड़ लेंगे। ओमेगा की घात 4 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। अब ओमेगा क्यूब का मान 1 होता है, यानी क्या बच गया आपका, ओमेगा बच गया। ओमेगा घात पूछोगे 10 की वैल्यू क्या होती है, फिर यार तोड़ लो, ओमेगा की क्यूब की घात क्यूब 3 तक का 9 इंटू ओमेगा, इसका मान 1 हो गया, फिर 1 आ गया। तो इस तरह से बहुत सारे प्रतिबंध हैं, इनका गुणा करा के भी हम हल कर सकते थे। बहुत सारे सवाल हैं आपकी बुक में, उनको हल करिए, जो ना है वो बात करिए हमसे, वो कमेंट में दीजिए, मैं आपको बताता हूँ। पर्सनली नंबर मेरा आप लोगों के पास होगा, उस पर आप कॉल कर लीजिए, मैं आपको विधिवत अच्छे से समझा भी दूंगा। ठीक है, तो ये हमारी आज की क्लास रही। अगली क्लास में अगला चैप्टर होगा, फिर हल। इस चैप्टर को आप अच्छे से हल करें, अच्छे से समझें, बुक से भी समझें, वीडियो से भी समझें, तब एक्सरसाइज को हल करें। जो समस्या है वो मुझे बताएं, आपकी समस्या का हल देंगे हम। ठीक है, तो ये चैप्टर आज यहीं समाप्त होता है। अगला चैप्टर हम अगले दिन के लिए रखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।